हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाम सरवन सारी, आप देख रहे हैं CSD वेलनेस। हाजिर में और एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो हमारा है बैक पेन। हमारे साथ में सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमजद हैं। उससे हम जानेंगे कि कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द तो हर एक को होता ही है, हर घर में किसी न किसी को होता है। वो दर्द कब जो है कि इतना खतरनाक हो जाता है कि हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, यानी कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग कब वो रेड फ्लैग है कि आपको घर में दवाई खा के काम नहीं चलाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। हेलो सर। हाँ जी। तो सर, मैं यही पूछ रहा था आपसे कि कब इंसान को कमर में दर्द जो होता है इतना बुरा हो जाता है कि उसको जो है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रेड फ्लैग क्या है? कभी कभी क्या होता है ना, पेशेंट टू पेशेंट ना हर चीज़ें वैरी करती है। कोई यंग पेशेंट है, जैसे कि बकेट उठाया या गैस सिलेंडर उठाते वक्त उसको पेन आ गया बैक में, तो कभी कभी क्या होता है कि कोर मसल्स ना उस यंग पेशेंट का स्ट्रांग होता है, तो मसल सपोर्ट की वजह से बैक पेन उतना बड़ा इशू नहीं बन पाता है। तो उस केस में अगर आप हीटिंग पैड लगा के, आइस पैक लगा के या कोई नॉर्मल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसको हम एनसेड बोलते हैं, खा के आप काम चला रहे हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 45 अगर आपको कोई चीज़ भारी चीज़ उठाते वक्त अगर आपका वर्टिब्राज अटक जाती हैं, पेन होने लगता है अगर आपको बैक पे, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्टेंट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 आपका ना डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं बोन्स के अंदर। जब भी आप एक्सरे कराते हो वो स्पाइन का यानी कि वर्टिब्राज का, तो उसमें ओस्टियोफाइट का फॉर्मेशन मैक्सिमम चांसेस होता है कि होना ही होना होता है। तो जब भी आपका ओस्टियोफाइट का फॉर्मेशन बोन के अंदर हो रहा है, अगर आप उसको सोच रहे हो कि एक नॉर्मल पेन है, पेन किलर खा के और हॉट पैक आइस पैक से काम चला के अपने बैक पेन को ठीक कर रहे हो, तो चलो उस टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलो ठीक है। लेकिन जब अगली बार आपको अगर किसी चीज़ को उठाते वक्त अगर पेन आया तो वो सीवियर कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि ओस्टियोफाइट का फॉर्मेशन बोन के अंदर हो चुके हैं। इसी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोलाइसिस, लंबर करैनिक स्टेनोसिस, PIVD, ये सब सिम्टम्स आपके जनरेट हो जाते हैं बैक पेन के। हम जनरल पेशेंट हम सोचते हैं कि एक बार में प्रॉब्लम आया है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज़ एक बार में नहीं आती है। जब तक आपका रिपीटेटिव वे में आपके बैक पे प्रेशर ना आए। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका एज 45 के एबव है, अगर आपको कभी पेन लग रहा है बैक पे और वह बार बार बैक पे पेन आ रहा है, जैसे कि 10 दिन के बाद फिर से बैक में पेन आ रहा है, 10 दिन के बाद फिर से बैक में पेन आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या अपने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्टेंट जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो अच्छे से गाइडेंस करता है, कुछ एक्सरसाइजेज बता देता है कोर मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए और पेन अपने तरीके से मैनेज कर देता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन कुछ अच्छे से मेडिसिन दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी जो साइंस प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन्स के अंदर, वर्टिब्राज के अंदर, वो सबसाइड हो जाते हैं, जिससे आप फिट फील करते हो। तो आफ्टर एज 45 वाले पेशेंट जो है वो अपना बाहर मेडिकल स्टोर से दवा लेकर जल्दी ना खाएं, थोड़ा सा कष्ट करके ऑर्थोपेडिक सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लें। यंग पेशेंट में उतना इशू नहीं होता है क्योंकि उनका मसल स्ट्रांग होता है, तो इस वे में आप काम कर सकते हो। रेड फ्लैग की बात करें तो रेड फ्लैग आपका एज 45 के एबव से ही स्टार्ट होता है। वैसे जनरल यंग पेशेंट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। ओके सर, हम कब समझें इस दर्द को कि ये दर्द जो है कि मसल्स पेन है या फिर नर्व कंप्रेस हुआ है? इसमें कैसे डिफरेंट करेंगे कि कई बार होता है कि यंग एज लोग आता है कि बहुत पेन हो रहा है सर, मेरा कमर में दर्द हो रहा है, तो कब हम उसको समझें कि ये दर्द जो है कि नर्व कंप्रेशन की वजह से है या फिर मसल्स पेन? सो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नर्व कंप्रेशन में बेसिकली होता है कि आपका कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि आपका पहला होता है कि टिंगलिंग सेंसेशन होता है, पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, लोड न ले पाना पैरों को, चलते वक्त अचानक से लगता है कि आप अच्छे से प्रॉपर नहीं चल पा रहे हो, यानी कि डिसबैलेंस फील कर रहे हो, तो ये सब सारे आपके नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स हैं। मसल्स स्ट्रेन का जो सिम्टम्स होता है जनरली आपको जो लोकलाइज्ड एरिया में ही पेन होता है, बैक रीजन्स में ही पेन होता है, वो रेडिएट नहीं करता है। तो हम डिफ्रेंशिएट बेसिकली उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करते हैं
जो 4 सिम्टम्स हमने अभी डिस्कस किया वो हमारे नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए होता है। हमारा मसल्स में कभी प्रॉब्लम होगा तो आपका लोकलाइज होगा, रेडिएटिंग नहीं होगा, तो इस वजह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारे पेशेंट आता है सर, यंग एज होते हैं वो, उसको कि कई बार क्या होता है कि कुछ वजन उठा लिया, झुक के काम कर लिया, या फिर जो है कि बहुत ज़्यादा चल लिया तो उसको बैक पेन होता है, बहुत सीवियर पेन हो जाता है, तो उसके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? अगर जैसे यंग पेशेंट में अगर प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि गैस सिलेंडर या कुछ भी भारी सामान उठाने की, लगेज वगैरह उठाने की वजह से अगर पेन हो रहा है तो बेसिकली एक बार कंसल्ट कर लेंगे डॉक्टर से तो अच्छी चीज़ है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपना बेसिकली आप ना, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल ना पहले अभी का लाइफ स्टाइल है बहुत पुअर लाइफ स्टाइल है। हमारा ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम, खाने का भी सही समय पर हम नहीं खाते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। तो हम यंग पेशेंट के लिए यही सलाह देना चाहिए कि आप एवरी डे 10 से 15 मिनट निकाल के अपने बैक और शोल्डर्स पे फोकस करें। बेसिकली यंग पेशेंट में बैक और शोल्डर्स इंजरी सबसे मैक्सिमम होती है, और जो डेस्कटॉप जॉब वाले जो लोग हैं उनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो 10 से 15 मिनट निकाल के अपने बैक की एक्सरसाइजेज और नेक और शोल्डर की एक्सरसाइजेज करें रेगुलर बेसिस पे। थोड़ा डाइट पे ध्यान दें और आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा चेंजेस लाएं। बाकी आपको इतना ही चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि सर आपका कि अभी जो यंग एज्ड है उनकी मसल्स काफ़ी वीक है और इजीली को पेन हो जाता है मसल्स की वजह से, ना कि कोई नर्व की वजह से। बेसिकली क्या है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि आजकल धूप में रहना पसंद नहीं करते हैं लोग सुबह, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो पहला बोन वीक होगा, दूसरा मसल्स वीक होती है। तो बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर बॉडी के अंदर है तो मिल्क लेकर कर्ड वगैरह खा रहे हैं तो इस पर खा के अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर लें। या और ज़्यादा लग रहा है कि नहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूध से और दही वगैरह से, जो जिन चीज़ों में विटामिन डी पाया जा रहा है उनसे फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डी और विटामिन D3 की गोली ले लें, जिससे कि आपका विटामिन डी फुलफिल रहे। इससे क्या होता है कि मसल्स और बोन्स आपके थोड़ा स्ट्रांग रहते हैं। यंग एज में वैसे भी आपका डेफिशिएंसी विटामिन डी की कम होती है, लेकिन अभी जैसे कि लाइफ स्टाइल चल रहा है कि 12 बजे उठना, 1 बजे उठना, इस वजह से धूप में जो विटामिन डी होता है वो नेचुरल वे में हम नहीं ले पाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन D3 की गोली लेके आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेंगे तो आपसे मसल्स और जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो आप सर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे सर, जो जिसका बैक पेन है, इसको रेड फ्लैग प्रेजेंट है, जैसे कि आपने रेड फ्लैग के बारे में कुछ बताया, तो मैं चाहता हूँ सर दोबारा से रेड फ्लैग जो पॉइंट्स बता दें, और साथ में जो कि कुछ ऐसा एडवाइस करें कि जो उससे जो है कि उसको रिलीफ भी मिले, और साथ में जो कि उसकी इंजरीज और ना हो, ज़्यादा आगे ना बढ़े। अगर कभी भी आपको बैक पेन का इश्यू है तो पहला चीज़ होता है कि हमको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना होता है। तो कोई भी चीज़ अगर जैसे सामने गिरा हुआ है तो हम अचानक से फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब आगे की तरफ झुकते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं। तो उसको उठाने का एक तरीका होता है कि नी को बेंड करके सीधे आप जाएंगे नीचे की तरफ, उसके बाद उठाएंगे किसी भी चीज़ को। पहला चीज़ है फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना होता, आगे की तरफ नहीं झुकना। दूसरा होता है कभी भी आप जब हैवी वेट को उठाते हो तो हैवी को उठाने से पहले आपको नी बेंडिंग करके नीचे की तरफ जाके तब उसको उठाना होता है। तीसरा चीज़ होता है बैक पेन के पेशेंट में कि जब आप ड्राइव करते हो तो ड्राइव करते वक्त आपको सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए और आपका लंबर बेल्ट का यूज करना चाहिए। लंबर बेल्ट से क्या होता है कि वो सपोर्ट होती है वर्टिब्रास पे। चौथा चीज़ होता है कि जर्की मूवमेंट से आपको बचना होता है। जर्की मूवमेंट इन द सेंस कि जब आप बाइक राइड कर रहे हो तो ब्रेकर्स आते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं कि स्पीड में ही अपने व्हीकल्स वगैरह चला के क्रॉस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जर्की मूवमेंट बैक पे आती है, तो जिससे प्रेशर पड़ता है बैक पे, तो बैक इश्यूज होने के मैक्सिमम चांसेस। पांचवा होता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक जगह पे नहीं खड़ा होना होता है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक ही जगह पे खड़े होते हैं। जैसे औरतें खासकर जब किचन में खड़ी होती हैं तो एक ही जगह पे, जैसे उनको सब्जी बनाना हो या कुछ भी बनाती हैं तो एक ही जगह पे खड़ी रहती है। इसका लॉजिक ये होता है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण फोर्स बोलते हैं,
जो कि धरती माता नीचे की तरफ लगाती है। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही पॉइंट पे एक ही जगह लगता है तो प्रेशराइज होता है बॉडी के अंदर, यानी कि पहला एंकल पे प्रेशर आता है, एंकल से प्रेशर आपका नी पे जाता है, नी से हिप पे, हिप से बैक पे। तो आप एक जगह पे कभी भी खड़े होंगे तो आपको खुद पर फील होता है कि हमारा काफ मसल्स और नी पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर आना शुरू हो गया। जैसे ही काफ मसल्स और नी पे प्रेशर आता है उसकी वजह से आपका हिप पे प्रेशर आएगा तो बैक पे भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। ये 5 चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है कि बैक पेन से आप बच सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में। अभी जो ठंड के मौसम है तो ठंड के मौसम में जिनको बैक पेन हो रहा होगा तो ये एक काम कर सकते हैं, और अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिकली वो 10 मिनट जब भी सुबह उठ रहे हैं तो 10 मिनट के लिए हीटिंग पैड लगा लें और सोते वक्त 10 मिनट के लिए हीटिंग पैड लगा लें। इससे क्या होता है कि जब मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, जब खून का बहाव प्रॉपर होगा बॉडी के अंदर तो बैक पेन में आपको राहत मिलेगी। बेसिकली कोई भी सिंपल सा फंडा है कि कहीं भी पेन होने का पहला रीजन होता है ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं होना। तो ब्लड का प्रॉपर फ्लो करवा लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ठंड में ना बेसिकली क्लॉट होते रहते हैं। इतना ठंडा होता है बाहर का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा होता है, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, जिससे ना बॉडी स्टिफ होती है। जैसे जैसे स्टिफनेस बढ़ेगी वैसे वैसे पेन बढ़ेगा। तो स्टिफनेस कम कर लेंगे तो पेन में भी कमी आएगी। तो स्टिफनेस को कम करने के लिए आप 10 मिनट के लिए हीटिंग पैड सुबह और 10 मिनट हीटिंग पैड शाम में लगाएंगे तो आपका बैक पेन में राहत होगा। कोई अगर ओमनी जेल या फ्लेक्साबेन जेल कोई भी मूव वगैरह वॉलनी वगैरह है तो उसको थोड़ा सा हल्के हाथों से रब कर लीजिएगा तो और ज़्यादा पेन में आराम आएगी। ये होम मैनेजमेंट के लिए है। अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम है तो आप बेसिकली पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका डिजीज बढ़े ना, रिवेट ना हो, इस वजह से आप डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। लेकिन बेसिक सा एडवाइस है कि आप घर पे मैनेज करने के लिए कैसे मैनेज करना उसका मैंने तरीका बताया है। ये नहीं कि आपका बैक पेन है तो आप घर पे ही मैनेज करने की कोशिश लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं करना है। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है आपको, तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सर इसमें क्या होता है कि अभी जो है कि हर पेशेंट मतलब हर पेशेंट ये बोलता है कि मुझे साइटिका हो गया, क्या हर बैक पेन साइटिका होता है क्या? नहीं, हर बैक पेन सियाटिका नहीं होता है। सियाटिका एक नर्व होती है जो लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी बोलते हैं। बेसिकली उसका रूट वैल्यू होता है, मतलब रूट वैल्यू कहने का मतलब होता है कि एक नदी है जहाँ से निकल रही है तो नर्व का निकलने का रूट वैल्यू होता है L4 L5 S1। अब L4 L5 S1 क्या है? तो L4 L5 S1 वर्टिब्राज होती हैं बॉडी के अंदर। तो उसमें बेसिकली आप सिंपल भाषा में हड्डी, रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए, L4 L5 S1। तो वहाँ से इस नर्व का ओरिजिन होता है, ओरिजिन का मतलब उदय होता है वहाँ से, और यह इंसर्ट करती है आपका ओरिजिन वहाँ से हुई और होते होते बटक्स रीजन से होते हुए नी से नीचे एंकल के पास में इंसर्ट करते हैं। मतलब कि आपके लोअर लिम्ब को, मतलब पैरों में सप्लाई होता है सियाटिका नर्व का। तो बेसिकली जब भी आपको लो बैक पेन होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है बैक पेन होते होते, तो हमारा नर्व कंप्रेस करने लगती है। तो यानी कि L4 L5 S1 का डिस्क जो गैप होता है 12 mm हम बेसिकली लेके चलते हैं। तो 12 mm से गैप जब कम होता है तो नर्व इंपीज करती है, मतलब कि नर्व पे कंप्रेशन आता है। जैसे ही नर्व पे कंप्रेशन आता है ना तो सियाटिका नर्व में सेंसेशन आना शुरू हो जाता है, यानी कि उस सेंसेशन सिम्टम जनरेट करती है 4। टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, लोड न लेना, पैरों में झंझनाहट हमेशा बना रहता है, कभी कभी लगता है कि अचानक से शून्य हो गया, कुछ सेंसेशन ही नहीं है। तो ये सब सारे सिम्टम जनरेट करती है सियाटिका नर्व। तो हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट्स लोग बोलते हैं नॉर्मल आमले लैंग्वेज में कि इनको सियाटिका हो गया, सियाटिका हो गया, सियाटिका हो गया, यानी कि नर्व का कंप्रेशन हो रहा है, इस वजह से सियाटिका एक प्रॉब्लम है उसका। सर एक क्वेश्चन और था मेरा लास्ट कि आखिर सर मेल से ज़्यादा फीमेलों को कमर दर्द क्यों होता है? मर्दों का दर्द मतलब कि कंपेयर करें तो मर्दों का कमर दर्द कम रहता है लेकिन लेडीजों को कमर दर्द ज़्यादा होता है, उसका क्या रीज़न है? बेसिकली क्या है कि जितने भी होम घर के काम होते हैं बेसिकली औरतें ज़्यादा करती हैं। आदमी लोग मतलब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो घर के कामों में जैसे कि आप झाड़ू लगा रहे हो
तो झाड़ू लगाने के लिए बेसिकली हम फ्लेक्शन पोजीशन में, मतलब आगे की तरफ झुक के झाड़ू लगाते हैं। बस पहले ही मैंने वीडियो में बताया था कि आपको आगे की तरफ झुक के कोई काम नहीं करना। आगे की तरफ झुकना है यानी कि वर्टिब्रा में प्रेशर ला रहे हो आप, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होना ही होना है। तो पहला चीज़ है कि आप झाड़ू लगा रहे हो तो फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो। दूसरा चीज़ होता है कि जब भी आप कपड़ा धोते हो तो कभी कभी औरतें बैठ के कपड़ा धोती हैं, लेकिन बैठने का तरीका सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारा पोस्चर आगे की तरफ झुका होता है। तीसरा होता है कि हम जब वाइपर से जो पोछा लगाते हैं तो उसमें भी हमारा मैक्सिमम चांसेस होता है कि औरतें हमारी झुक के काम करती हैं। तो बेसिकली हमारा फंडा यही है कि मतलब जब भी आप झुक के काम करते हो तो प्रॉब्लम आपका वर्टिब्राज पे आना ही आना है। L4 L5 S1 रीजन की जो वर्टिब्राज होती है मोर मूवेबल होती है एज कंपेरिजन टू द थोरेक्स रीजन की वर्टिब्राज। थोरेक्स रीजन का वर्टिब्राज हमारा स्टेबल होता है, नॉट अ मूवेबल। तो L4 L5 S1 पे ही आपका मूवमेंट होता है। लंबोसैक्रल जॉइंट पे मतलब L5 S1 आपका अगर मूवमेंट हो रहा है यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो तो वहाँ से आपका सियाटिका पास कर रही है तो सियाटिका भी इरिटेट होगी। वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम बैठ के आ सकते हैं। और दो चार चीज़ें होती हैं कि वो किचन में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक खड़ी रहती है तो प्रेशर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का आता है। और सब अगर चीज़ें पे ध्यान दें तो जैसे कि आपका औरतें जो होती हैं एज कंपेरिजन टू द मैन, उनका जो पावर होता है मसल्स का, कोर मसल्स का पावर थोड़ा कमज़ोर होता है एज कंपेरिजन टू द मैन। तो इस वजह से सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें औरतों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं एज कंपेरिजन टू द मैन। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस की बात करें तो ये भी एक काउंट कर सकते हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से औरतों में ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस देखा जाता है अकॉर्डिंग टू द मेनोपॉज। ये सब आप कैलकुलेट करके ये थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर ये भी काम करता है आपका बैक पेन होने का। ये सब सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं कि वीमेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बैक की एज कंपेरिजन टू द मैन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए और आपने इतना अच्छा कमर दर्द के ऊपर में जो है कि लोगों को समझाया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप इनसे जैसे आप बैक पेन से रिलेटेड अगर आपको पेन हो रहा है तो एज अ मेडिसिन से अगर आप लेना चाह रहे हो, एक बार दिखाना चाह रहे हो तो डॉक्टर साहब गेटवेल क्लिनिक पे बैठते हैं, नाथुपुर में DLF पे 3 में। तो आप आके एक बार गेटवेल क्लिनिक पे मिलें, संपर्क करें। काफ़ी अच्छा एडवाइस देते हैं हर पेशेंट को। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ आप लॉजिकल चीज़ों के साथ। स्टे ट्यून। थैंक यू।